नमस्कार, मैं सीएस सराय। आप देख रहे हैं लॉ स्टडी विद राज सर। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता भाग 6 में, जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड ये आखिरी वीडियो होगा। और इसमें हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। इसे ऑलरेडी से पहले हमने व्यवसाय, शिल्प, व्यापार, सामाजिक आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन और नगर नियोजन बारे पढ़ चुके हैं। धार्मिक जीवन इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी सभ्यता संस्कृति का यह ऐसा एक फैक्टर है जो उस समय के लोगों का धार्मिक सोच या रिलीजियस सोच बताता है क्या है। तो इस तरह से यहाँ ये जो सभ्यता थी ये मात्र सतात्मक थी। ये तो प्रूफ है पहले से ही कि मात्र सतात्मक एक सभ्यता थी। इतनी यहाँ सबसे अधिक मूर्तियां किसी की मिली हैं तो स्त्रियों की मिली है। तो ये मात्र सतात्मक के तरफ से, समाज के तरफ से ये बताता है कि ये समाज मात्र सतात्मक है, अर्थात स्त्रियों का वहां प्रभाव था। स्त्रियां वहां एक प्रमुख फैक्टर थी, मेन फैक्टर जो थी वो लेडीज थी वहां। ये बात आपको जानना होगा। मातृ देवी के वहां पूजा होती थी, महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था मातृ देवी का पूजा। मातृ देवी जो थी उनका मेन फैक्टर था कि उनका ही सबसे पहले उनका पूजा होता था। और किसी का पूजा हो ना हो, मातृ देवी की पूजा होती थी। लेकिन इनके साथ कुछ देवताओं की भी पूजा होती थी, कुछ पशुओं की भी पूजा होती थी। यह फैक्टर है। देखिए, सबसे बड़ी बात है वहां कोई भी कोई भी वहां मंदिर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ होता है। भले नहीं हुआ। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए वहां धार्मिक इमारतें बनाई जाती थी। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए वहां इमारतें बनाई जाती थी, लेकिन मंदिर का अवशेष नहीं मिला कि वहां कोई टेम्पल था। इसका अवशेष कहीं नहीं मिला है। किसका मिला है? धार्मिक इमारतों का मिला है। जैसे आपका मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? स्नानागार। जो स्नानागार मिला था वो एक तरह से इमारत थी कि ये एक पूजा से संबंधित इमारत थी। लोग स्नानागार जो होते थे, विशेष जो कोई पूजा होता था या मेला लगता था, तो लोग इसी स्नानागार का प्रयोग करते थे धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए। तो इससे ये था, लेकिन कहीं भी कोई मंदिर का अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इसे इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो मंदिर में स्थापना उस समय तक नहीं हुआ था। मातृ देवी और देवताओं के लिए बलि उस समय भी प्रचलित थी। बलि देना, जानवरों का बलि उस समय भी प्रचलित थी, सिंधु सभ्यता के समय में भी। मोहनजोदड़ो से हमें एक मुहर मिला है, और मुहर में हमें एक ऐसा व्यक्ति क्या मिला है? तो हमें एक मुहर मिला है, बहुत सारे मुहर, उसमें से एक मुहर में एक योगी है जो योग अवस्था में बैठा है। इसके 3 मुख हैं और 3 सिंह भी हैं। कहीं कहीं 3 सिंह का भी उल्लेख किया गया कुछ किताबों में। बाईं तरफ गेंडा, और एक भैंस मिला है। तो उसके दाईं तरफ हाथी और बाघ मिला है। और इनके आसन के नीचे जो योग व्यक्ति हैं, इनके आसन के नीचे क्या मिला? 2 हिरण मिले। ये पशुपतिनाथ की दर्जा इन्हें प्राप्त है। पशुपतिनाथ, इनको आमतौर पे हम लोग
बोलते हैं, यानी महादेव इनको माना जाता है। जो आपको यही महादेव आगे चल के आर्य में रुद्र देवता के रूप में जाने जाएंगे। तो इसे हो गया कि सिंधु सभ्यता में धार्मिक जीवन क्या था। धार्मिक जीवन आमतौर पर बहुत ही अच्छा था। लोग पूजा पाठ में विश्वास करते थे। अंधविश्वास भी कुछ लोग थे, कुछ लोग अंधविश्वास भी करते थे। सिंधु सभ्यता में कुछ लोग अंधविश्वास भी करते थे। आमतौर पे वहां कुछ चीजों की पूजा होती थी जो विशेष है। पूजा क्या क्या की होती थी जो विशेष है? वो है पशुपति, परमात्र देवी, देवी या इन्हें उबरा देवी या पृथ्वी देवी बोल सकते हैं। पशुपतिनाथ, वृक्ष और लिंग की पूजा होती थी। योनि की भी पूजा होती थी, लिंग योनि की पूजा, जो बाद में चल के शिवलिंग से, शिव पूजा से हो गई। जो लिंग और योनि पूजा होती थी बाद में क्या हो गया? शिव पूजा से संबंधित हो गया, शिवलिंग हो गया, शिवलिंग हो गया। जादू टोना में अंधविश्वास था। जादू टोना उस समय हुआ करता था, ब्लैक मैजिक, और ब्लैक मैजिक में लोगों को विश्वास था। हड़प्पा में एक मूर्ति मिली है एक महिला की, जिसके पेट से वृक्ष निकलते हुए दिखाया है। इसे पृथ्वी देवी या उबरता की देवी मानी गई है। जानवर में कुबर वाला सांड बहुत ही पवित्र माना जाता था, और साथ ही साथ एक सिंह वाला भी जानवर की पूजा की जाती थी। जो संभवतः एक सिंह वाला जो जानवर था वो संभवतः गेंडा होगा, लेकिन लोग कहीं कहीं किताबों में इसे सांड भी माना गया। लेकिन उस समय या उसके बाद के समय में भी इनकॉर्न नामक एक जानवर का प्रयोग होता है। इनकॉर्न, यह एक सींग वाला होता था। यह आमतौर पर पश्चिमी जो दुनिया है उनमें प्रचलित नाम है। कहा जाता था वही इनकॉर्न यहां भी था। एक सिंह होते थे उसके सिरों के बीचे बीच। कुबर वाले पशु का भी नहीं, कुबर वाले सांड, वही सांडे है, उसकी भी पूजा होती थी। साथ ही साथ कबूतर को पवित्र पंछी माना जाता था। तो आप बोल सकते हैं कि ये सब इनके धार्मिक अनुष्ठान थे। अब दूसरा है कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का विनाश क्यों हुआ या उनका पतन क्यों हुआ। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के विनाश या पतन या विनाश के भी कुछ कारण माने गए। आमतौर पर कहा जाता है कि बाढ़ के चलते, भूकंप के चलते, या जलवायु परिवर्तन के चलते, या एक बहुत ही भौरा और गलत बात कही जाती है आर्यों के आक्रमण के चलते। इसके बारे में विद्वानों में अनेक मतभेद है। कोई बोलता है बाढ़, कोई बोलता है भूकंप, कोई जलवायु, और कोई बोलता है आर्यों का आक्रमण। कुछ इतिहासकार बोलते हैं नरसंहार भी हुआ था। एक तरह से आमतौर पे इसका मतलब यह होता है कि जब आप आर्यों का आक्रमण नरसंहार करते हैं तो इसके पीछे अंग्रेजों का इसमें सोच ये थी थिंकिंग कि भारतीयों को यह होगा कि भाई जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम भी बाहर से आए हो, तो अंग्रेजों के विरोध अधिक हिंसक नहीं होंगे या उनका साथ देंगे। क्योंकि आप अगर कहीं पैदा होते हैं तो वहां आपको एक लगाव होता है। उस लगाव को खत्म करने के लिए इस थ्योरी को बहुत बढ़ा चढ़ा के किया गया था।
अब कौन कौन विद्वान किस किस थ्योरी को अधिक मानते हैं इस पर देखना होगा। पहला, बाहरी या आर्य आक्रमण। स्टुअर्ट और पिगॉट, ये अंग्रेजी महाशय थे दोनों, और इन्होंने कहा कि आर्यों का आक्रमण या बाहरी आक्रमण इतना अधिक हुआ कि सिंधु सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हो गया। ये इतने बुद्धिजीवी थे कि इन्होंने देखते ही पकड़ लिया। यह ऐसे बुद्धिजीवी हैं और इनको सपोर्टेड कुछ इंडियन इतिहासकार भी करते हैं जो 1962 के बाद की पैदाइश है। तो वो लोग भी बोलते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ तो इसलिए हिंदू सभ्यता संस्कृति खत्म हो गई थी, यानी सिंधु सभ्यता संस्कृति पतन हो गया था। लेकिन दूसरा है S.R. राव, M.R. साहनी, मार्शल। ये कहते हैं कि बाढ़ आने लगी थी और बाढ़ के चलते शहर की व्यवस्था खराब होने लगी, आर्थिक स्थिति सही नहीं रही, जिसके चलते लोग दूसरे जगह बाढ़ से बचने के लिए दूसरे जगह जाने लगे। ये भी एक कारण हो सकता है। और इसी पे एक पिक्चर भी आई थी, देख सकते हो, मोहनजोदारो ऋतिक रोशन की और की पिक्चर थी। दूसरा है ऑरल और स्टेन और घोष साहब। इन्होंने क्या कहा, जलवायु परिवर्तन। ये कुछ सही हद तक लगता है कि जलवायु परिवर्तन के चलते लोगों ने दूसरे जगह जाना शुरू किया था। जलवायु परिवर्तन एक मैन फैक्टर, हम भी मानते हैं हो सकता है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि उस समय के सिंधु से और अभी के सिंधु प्रदेश में बहुत ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो जलवायु परिवर्तन हो सकता है। इसके साथ भी कुछ और कारण है। बाढ़ तो अब बता ही चुके हैं, जलवायु परिवर्तन भी होगा। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन को भी इसका एक मेन फैक्टर माना जाता है कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन के चलते भी जमीन बंजर हो गई, खेती ही नहीं हो पा रही थी, लोग वहां से छोड़ के हट गए। भूकंप और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, जो गरीब था अमीर, जो कमजोर शक्तिशाली कमजोर। तो ये भी एक मेन फैक्टर है, क्योंकि सामाजिक ढांचे परिवर्तन भी आज भी एक मेन फैक्टर है, होता है किसी जगह को बसाने और उजाड़ने में। भूकंप एक फैक्टर है ही, नदियों का मार्ग भी है, यानी कहीं ना कहीं हर फैक्टर में आपको कुछ ना कुछ लिखेगा। लेकिन पिगमोट स्टुअर्ट की फैक्ट है वो दिमाग से ही परे है, वो किस सोच पे वो लोगों ने कर दिया तो समझ में नहीं आया। अब हम कुछ प्रमुख जगहों का वर्णन करेंगे कि कहां कहां कौन कौन जगह में और कब उसकी खोज हुई थी। प्रमुख जो केंद्र थे उनमें कुछ का हड़प्पा 1921, राय बहादुर, दयाराम साहनी, रावी नदी किनारे हड़प्पा। दूसरी मोहनजोदड़ो, 1922, राखलदास बनर्जी, सिंधु नदी। चनुदोरो, 1931, गोपाल मजुमदार, सिंधु नदी। कालीबंगन, 1953,
बीबी लाल घग्गर, कोटजी, 1953, फजल अहमद, सिंधु नदी किनारे। रंगपुर 1953, रंगनाथ, मादर नदी किनारे। रोपड़ 53-56, जगदत्त शर्मा सतलज। लोथल 1955, रंगनाथ, भोगवा नदी। इस तरह से धौलवीरा भी आप देख सकते हैं। धौलवीरा 1990, 85 से 90, रविंद्र आर.सी. बिष्ट, बनमाली 1974, आर.एस. बिष्ट, रंगोई। आलमगीरपुर 1958, जगदत्त शर्मा। नदी हिडल, कांगोडोर 1927, ओरल स्टाइन, जॉर्ज जेल्स, दाशक नदी। तो ये आपको कुछ प्रमुख केंद्रों के बारे में था। तो सिंधु सभ्यता का आज लास्ट चैप्टर था मेरे अनुसार, और कुछ और मालूम होगा तो आपको समय समय पर जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ अब हम वैदिक सभ्यता पर बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता क्या थी, कैसी सभ्यता थी, और इसका भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। तो हमेशा की तरह हम कहते हैं कि कॉपी को दो भागों में बांटिए। एक भाग में आपका रफ होना चाहिए और एक भाग में आपका सही सही लिखा होना चाहिए। इससे ये होगा जब आप परीक्षा के समय देखेंगे तो आपको रफ और इसका संयोजन से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या लिखना है। दिमाग में बात जल्दी समझ में आ जाएगी। रटंत विद्या और तोता बनने की कोशिश मत कीजिए। रटंत विद्या तोता बनने की कोशिश कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। प्री जाएंगे, मेंस जाएंगे और फिर चौबे जी की तरह मुंह बनाते हुए वापस आ जाएंगे। रटन विद्या के धनी मत होइए। अगर आपको है तो इतना आपको सब चीज क्लियर होना चाहिए कि कोई कहीं से भी कोई सवाल पूछे और तुरंत आपको जवाब दे देना है। ये बात हमेशा रखिए। तो आज सिंधु सभ्यता का खत्म, कल से वैदिक सभ्यता स्टार्ट होगी।